हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षास्टिक। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लेशियर्स। उत्तराखंड के दो मंडल हैं, उन दो मंडलों में कौन कौन से हमारे ग्लेशियर्स हैं और जो प्रमुख ग्लेशियर्स हैं उनके नाम और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी हम आज जो है चर्चा करेंगे। ग्लेशियर्स को हम हिमानियाँ भी कहते हैं। जैसे कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है उसमें हिमालय वाला जो पार्ट है, हिमालय में कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी है जो हमेशा बर्फ़ से ही ढकी हुई रहती हैं। तो वो जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं बर्फ़ से ढकी हुई रहती है और उन पर्वत श्रृंखलाओं में जो बर्फ़ के गलने की मात्रा है वो गलन की दर कम पाई जाती है, जबकि हिमीकरण की दर जो है वो अधिक पाई जाती है। तो ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो ग्लेशियर्स के अंतर्गत आती है। ये जो ग्लेशियर्स हैं इनकी जो सीमा है, इनमें जो मतलब बर्फ़ पड़ती है और इस बर्फ़ की जो सीमा है वो जो निर्धारित करते हैं वो एक स्नो लाइन होती है, हिम रेखा जिसे हम कहते हैं, वो निर्धारित करती है। तो हिम रेखा का जो निर्धारण है वो जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, उन्नतांश और अक्षांश जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा ही निर्धारित होता है। और 4500 मीटर से लेकर 5400 मीटर तक ये जो स्नो लाइन है, जो हिम रेखा है, वो घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है। जैसे बारिश के मौसम में एक जल स्तर होता है, नदी का स्तर, आप देखते होंगे कि न्यूज़ में भी आता है कि ये स्तर बढ़ रहा है, इतना स्तर घटा है जल स्तर नदी का। तो इस तरीके से ही जो स्नो लाइन है, हिम रेखा है, उसका स्तर भी बढ़ता और घटता रहता है। तो उसका अगर हम देखें कि कहाँ से कहाँ तक है, तो 4500 मीटर से लेकर 5400 मीटर तक ये जो है आपकी स्नो लाइन होती है। ठीक है। इसका ये निर्धारण होता है कि इतनी होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। तो कभी बढ़ती है इसमें, कभी घटती है। तो जो ग्लेशियर्स हैं वो अगर हम देखें तो जो पर्वतरोही होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, महत्वपूर्ण होते हैं ग्लेशियर्स, क्योंकि पर्वत जो शिखर होते हैं उनको चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। और जो ग्लेशियर्स होते हैं तो उनको ये थोड़ा सा उनके लिए सुगम बनाता है, थोड़ा सुलभ बनाता है उस मार्ग को, ताकि वो उसमें चढ़ सके। अगर हम ग्लेशियर्स की बात कहें, ग्लेशियर्स को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो ग्लेशियरों को हिमानियाँ, हिमनद, बर्फ़ की नदियाँ, इन नामों से स्थानीय भाषा में कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसको बमक भी कहा जाता है। ठीक है। जो ग्लेशियर्स होते हैं, तो हिमालय की जो नदियां हैं, जितनी जो हिमालय से निकल रही हैं, उनका उद्गम क्षेत्र भी ग्लेशियर्स को माना जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्लेशियर से कौन कौन सी नदियां जो है वो निकलती हैं। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड जो हिमालय है वो दोनों मंडलों, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में, उसमें जो जो ग्लेशियर्स हैं उनके नाम हम देखेंगे और इनको हम याद करने की भी कोशिश करेंगे कि गढ़वाल हिमालय में कौन सा ग्लेशियर पड़ता है, कुमाऊं हिमालय में कौन सा ग्लेशियर पड़ता है। ठीक है। तो पहले गढ़वाल हिमालय के ग्लेशियर्स के नाम देखते हैं हम। तो पहला है डोकरियानी ग्लेशियर, दूसरा है बंदरपूंछ ग्लेशियर, फिर खतलिंग ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, दूनगिरी ग्लेशियर, सतोपंथ और भगीरथी खर्क ग्लेशियर। ठीक है। ये दो ग्लेशियर हैं आपके, सतोपंथ और भागीरथी खर्क ग्लेशियर, नंदा देवी समूह ग्लेशियर और गंगोत्री यानी गौमुख ग्लेशियर। ठीक है। तो ये तो हैं आपके गढ़वाल हिमालय वाले। अब इनका नाम आपको कैसे ध्यान रखना है गढ़वाल हिमालय का, तो इसके लिए एक स्टोरी मैंने बनाई है, तो इसको आप नाम याद रख सकते हैं कि डाकिया ने बंदर को खत दिया कि सातों चोर गंगा और नंदा को दून लेकर आ रहे हैं। ठीक है। डाकिया ने बंदर को खत दिया कि सातों चोर गंगा और नंदा को दून लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कहीं पर।
तो क्या स्टोरी बनी है कि डाकिया ने बंदर को खत लिखा कि चारों चोर गंगा और नंदा को दून लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप इनसे आप ग्लेशियर्स के नाम कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिएगा यहाँ पे डाकिया है, डाकिया से आप डोकरियानी ग्लेशियर। ठीक है, फिर है डाकिया ने बंदर, तो बंदर से आप बंदर पूंछ याद रख सकते हैं, बंदर पूंछ ग्लेशियर। फिर है को खत लिखा, तो खत लिखा से आप खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर का नाम याद रख सकते हैं। कि सातों चोर, तो सातों से आप सतोपंथ, तो सतोपंथ के साथ और कौन सा है? भागीरथी। ठीक है, सतोपंथ के साथ कौन सा है? भागीरथी। तो इन दोनों का नाम साथ में है, तो सातों से आप सतोपंथ और भगीरथी का याद रख सकते हैं। फिर सातों चोर, चोर से आप चोराबाड़ी, चोर से चोराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, फिर है गंगा और नंदा, गंगा से गंगोत्री और नंदा से नंदा देवी समूह ग्लेशियर जो है वो आ जाएगा आपका। को दून लेकर आ रहे हैं, तो दून से आपका दूनगिरी ग्लेशियर। तो ये स्टोरी में आपके जितने ग्लेशियर के नाम हैं जो आपके गढ़वाल मंडल में हैं उन सभी के नाम आ गए हैं। तो आप इसको एक दो बार बोलेंगे और फिर नाम की तरफ देखेंगे, तो अगर इस तरीके के मतलब ग्लेशियर के नाम या कुछ ऐसे आते हैं तो आपको वो फिर ध्यान रहेंगे कि कौन कौन से ग्लेशियर हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम जो कुमाऊं हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं उनमें कौन कौन से हैं। तो पहला है पिंडारी ग्लेशियर, दूसरा कफनी ग्लेशियर, मैकटोली ग्लेशियर, सुंदरडुंगा ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर और पोटिंग ग्लेशियर। ठीक है, अब इनके नाम आप कैसे याद रख सकते हैं? इसके लिए एक स्टोरी है। मीरा नाम की पिंडारी ने मैक की सुंदर पेंटिंग बनाई। ठीक है, तो मीरा से आप क्या याद रख सकते हैं? मिलम और रालम, मी और रा। ठीक है, मिलम और रालम, तो मीरा। ठीक है, मी से क्या हो जाएगा आपका मिलम ग्लेशियर और रालम से आपका र से आपका रालम ग्लेशियर। तो मीरा में ये दोनों नाम आ जाएंगे। ठीक है, नाम की, नाम से आपका मीरा नाम की जो नाम से आपका नामिक आ जाएगा, नामिक ग्लेशियर। ठीक है, फिर पिंडारी से पिंडारी ग्लेशियर है ही, वही नाम है एग्जैक्ट। ठीक है, तो पिंडारी एक समाज होता था, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने मीरा नाम की पिंडारी। ठीक है, तो पिंडारी ने मैक, मैक से आप क्या याद रखेंगे? मैकटोली, मैकटोली ग्लेशियर। ठीक है, सुंदर से सुंदर ढूंगा ग्लेशियर है। ठीक है, फिर है आपका पेंटिंग, पेंटिंग बनाई, तो पेंटिंग से आप पोटिंग ग्लेशियर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पोटिंग बनाई। फिर एक रहेगा आपका एक्स्ट्रा जो है कफनी ग्लेशियर, तो कफनी जो है स्टोरी में थोड़ा कहीं फिट नहीं हो रहा था, इसलिए कफनी को आप अलग से याद रख सकते हैं, तो वो आपका कुमाऊं मंडल का हो जाएगा। तो कुमाऊं से आप कफनी याद रख सकते हैं, दोनों क से ही है। ठीक है, क से कुमाऊं और क से कफनी, तो ये कहाँ पर है कफनी ग्लेशियर? कुमाऊं में। ठीक है, तो आई होप कि ये स्टोरी के माध्यम से आपको ये ग्लेशियर्स के नाम याद हो गए होंगे, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के जो हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जो कुछ प्रमुख ग्लेशियर है उनके बारे में थोड़ा सा डीपली। ठीक है, कि पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा ग्लेशियर है वो है बंदरपूंछ ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पे हिमानी होना चाहिए था, ये हिनानी हो गया है, तो आप इसको हिमानी ही रखिएगा। तो बंदरपूंछ हिमानी या बंदरपूंछ जो आपका ग्लेशियर है। ठीक है, तो जो बंदरपूंछ ग्लेशियर है ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी का अधोगमन का महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। तो इसी ग्लेशियर से जो यमुना नदी है उसका अधोगमन या उसके अगर हम बात करें कि वो वहाँ से निकलती है। ठीक है, अगर इस ग्लेशियर की हम लंबाई की बात करें तो 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो ग्लेशियर है ये बंदरपूंछ पश्चिम, जिसकी जो अगर हम ऊंचाई की बात करें, बंदरपूंछ जो पश्चिमी वाला है तो 6102 मीटर, और जो खतलिंग शिखर है 6387। ठीक है, तो ये इसके इन दोनों के बंदरपूंछ पश्चिम और खतलिंग जो शिखर है उसके उत्तरी ढाल पर कौन सा है आपका ये ग्लेशियर पाया जाता है, जो बंदरपूंछ ग्लेशियर है। ठीक है,
इसका जो निर्माण है वो 3 छोटे छोटे हिमनदों से मिलकर हुआ है, मतलब 3 छोटे छोटे ग्लेशियर जब मिले तब जाके आपका जो बंदरपूंछ ग्लेशियर है उसका निर्माण हुआ। इसका जो विलय है वो आगे चल के किस में, यमुना नदी में इसका विलय होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से पहुँचने की तो ये देहरादून से 230 किलोमीटर की दूरी पर है ये हिमनद। और यहाँ पर पहुँचने के लिए जो ट्रैकिंग का मार्ग है वो कौन कौन से हैं, एक तो सांकरी, ताकुला, ओसला, यूसारा, ये यूसारा ताल है, तो ये यहाँ का ट्रैकिंग का मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ से इस ग्लेशियर तक पहुँचा जा सकता है। और देहरादून से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 230 किलोमीटर। फिर आगे है आपका खतलिंग ग्लेशियर। जो खतलिंग ग्लेशियर है इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 3658 मीटर। केदारनाथ धाम के ये पश्चिम में 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 किलोमीटर की दूरी पर 4800 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा आपका जोगिन, स्फटिक, पृष्ठवौर, बार्थ कटोर तथा कीर्ति स्तंभ। ठीक है, इन ये जो आपकी ये बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं इनसे ये घिरा हुआ है कौन, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, तो खतलिंग ग्लेशियर किस किस से ढका हुआ है, एक तो जोगिन, फिर स्फटिक पृष्ठवौर, बार्थ कॉटर, कीर्ति स्तंभ। ये आपकी कुछ चोटियां हैं जो बर्फ से हमेशा ढकी हुई रहती है और इन चोटियों से आपका जो खतलिंग ग्लेशियर है वो घिरा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो टिहरी जनपद की जो घनसाली तहसील है उसमें कौन सी नदी आपकी बहती है, भिलंगना। तो भिलंगना नदी का स्रोत है आपका खतलिंग ग्लेशियर। तो खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी आपकी निकलती है, भिलंगना। ठीक है, केदारखंड में जिस स्फटिक लिंग का उल्लेख किया गया है वो खतलिंग ग्लेशियर ही आपका है। ठीक है, तो और खतलिंग ग्लेशियर को ही विश्व का विशालतम शिवलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो विशालतम शिवलिंग कौन है विश्व का, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि केदारखंड में एक लिंग है स्फटिक लिंग, उसका उल्लेख किया गया है और वो जो लिंग है वो कौन है आपका, खतलिंग ही है। ठीक है, तो इसका नाम भी आप देखिएगा, तो नाम से भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये विश्व का विशालतम यानी सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। ये जो ग्लेशियर है इससे 3 छोटी छोटी हिमानियाँ भी मिलती हैं, मतलब 3 छोटे छोटे ग्लेशियर भी इस ग्लेशियर से मिलते हैं। तो उन ग्लेशियर का नाम क्या है आपका, कांडा, सतलिंग और दूध डोडा। ठीक है, कांडा, सतलिंग और दूध डोडा, तो ये 3 छोटे छोटे ग्लेशियर हैं जो खतलिंग ग्लेशियर से मिलते हैं। आगे है चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो रुद्रप्रयाग जो जनपद है वहाँ पर स्थित है। ये जो ग्लेशियर है आपका ये केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे एक भरत खूंटा और कीर्ति स्तंभ के दक्षिणी ढालों से प्रारंभ होता है। ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग है इस ग्लेशियर की, जो इस शुरू होता है तो कहाँ से होता है, भरत खूंटा और कीर्ति स्तंभ के दक्षिणी ढालों से ये प्रारंभ होता है। अगर चौराबाड़ी ग्लेशियर की हम लंबाई की बात करें तो 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो पर्वत श्रेणी है चौराबाड़ी, ये गंगोत्री समूह की जो हिमानियाँ है, गंगोत्री समूह की जो ग्लेशियर्स है उनको चौराबाड़ी हिमनद से, यानी कि चौराबाड़ी जो आपकी ग्लेशियर्स है उनको पृथक करने वाली एक जल विभाजक रेखा है। ठीक है, तो ये जो जल विभाजक रेखा है ये किस किस को अलग करती है, कौन कौन सी, ये जो पर्वत श्रेणी है गंगोत्री समूह के जो ग्लेशियर्स हैं और जो चौराबाड़ी के जो ग्लेशियर है उनको पृथक करने वाली एक जल विभाजक रेखा है। ठीक है, इसका जो निचला भाग है ग्लेशियर का वो काफ़ी बड़े बड़े मोरों से घिरा हुआ है, मतलब कंकड़, पत्थर, मिट्टी इत्यादि जो है उनसे घिरा हुआ है जो इसका निचला वाला भाग है। ये जो ग्लेशियर है अगर इसकी बात करें तो ये 6000 मीटर पर प्रारंभ होकर 3800 मीटर पर समाप्त हो जाता है। यहाँ से एक जल स्रोत का भी जन्म होता है इसी हिमानी से, तो उस जल स्रोत का नाम है मंदाकिनी नदी।
ठीक है। तो अगर मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी कहाँ से शुरू होता है, मतलब किस से निकलता है, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी इसी का स्रोत माना जाती है। और इसका जो संगम है मंदाकिनी का, वो रुद्रप्रयाग में किससे होता है, अलकनंदा से। ये हम पहले भी जो जल प्रवाह तंत्र है उसमें इसकी बात कर चुके हैं, जो हमारे 5 प्रयाग है। लेकिन ये फैक्ट दोबारा इसीलिए रखा है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें आपके अन्य जो फैक्ट हैं उनकी भी आपके साथ में रिविजन होगा। तो मंदाकिनी नदी जो है यही किससे निकलती है, आपके चौराबाड़ी से, ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से। फिर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से आपकी कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी ही मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पर इन दोनों का संगम है। रुद्रप्रयाग से 78 किलोमीटर गौरीकुंड पहुंचकर केदारनाथ मंदिर का पैदल मार्ग भी है। केदारनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी ट्रैकिंग द्वारा तय करके ग्लेशियर के मुख तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कई सैलानी आते हैं, जो पर्वतरोही आते हैं, जिनको ग्लेशियर्स के थ्रू मतलब पर्वतरोहण करना होता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि ग्लेशियर के मुख तक कैसे पहुंचा जाता है, तो केदारनाथ से 3 किलोमीटर दूरी तक इसमें क्या है, एक ट्रैकिंग का रास्ता है, और वहीं से ग्लेशियर के जो स्नाउट है, जो मुख है, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। फिर इस ग्लेशियर के निकट ही एक सरोवर है जिसे गांधी सरोवर भी कहते हैं, ठीक है। ये द्रवित जल से निर्मित सरोवर है, ठीक है। यहीं पर जो महात्मा गांधी है उनकी अस्थियों का विसर्जन भी किया गया था, इसीलिए इसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। अगर हम बात करें जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है उसके आसपास केदारनाथ मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर दूर बर्फीली झीलें भी दिखाई पड़ती हैं। ये जो बर्फीली झीलें हैं इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो 2003 तक मात्र 3 ऐसी बर्फीली झीलें थी केदारनाथ मंदिर के आसपास, ये है, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें इनकी संख्या जो है वो 3 से बढ़कर 16 हो चुकी है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये केदारनाथ मंदिर के लिए बिल्कुल इसकी परिस्थिति ठीक नहीं है। परिस्थिति अगर हम इसके देखें तो झीलों का आसपास होना ये कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं है मंदिर के लिए, ठीक है। तो पहले कितनी थी, 3 थी, और अब कितनी हो गई हैं, 16 हो गई हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक फैक्ट है, जो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान है उसके विशेषज्ञों के अनुसार जो स्थानीय तापमान है उसमें निरंतर वृद्धि होने से जो झीलों की संख्या है और जो उसमें जल स्तर है उन दोनों में ही वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अनुकूल परिस्थिति ना होकर एक प्रतिकूल परिस्थिति बनती है मंदिर के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे में ही जो आपदा इत्यादि है वो भी काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकती है। जब अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ पे पानी भी ज़्यादा इकट्ठा होगा, ठीक है, जल स्तर ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से वहाँ के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और झीलों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2003 में जो झीलें थी वो सिर्फ 3 झीलें वहाँ पर थी, लेकिन अभी इनकी संख्या बढ़कर 16 हो गई है। और जो मुख्य ग्लेशियर है, मुख्य ग्लेशियर से भी निरंतर हिमस्खलन होता रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो परिस्थिति है वो ठीक नहीं है। आगे देखते हैं सतोपंथ और भागीरथी खर्क हिमानी, या सतोपंथ भागीरथी खर्क जो ग्लेशियर है उसके बारे में। ये जो 2 ग्लेशियर हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चमोली जनपद में जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी के ऊपरी जलागम क्षेत्र में ये 2 महत्वपूर्ण ग्लेशियर माने जाते हैं। इन दोनों के मुख से ही कौन सी जो नदी है आपकी निकलती है, अलकनंदा। अलकनंदा का उद्गम इन दोनों के मुख से ही बनता है, ठीक है। बद्रीनाथ धाम से 17 किलोमीटर दूर ये दोनों ग्लेशियर, अगर हम इनकी लंबाई की बात करें तो क्रमशः लंबाई है, तो पहले है आपके
13 किलोमीटर और दूसरे की है आपकी 18 किलोमीटर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आपके? सतोपंथ, भागीरथी और खर्क। ठीक है, सतोपंथ और खर्क। तो सतोपंथ की अगर हम बात करें तो 13 किलोमीटर और खर्क की 18 किलोमीटर। ठीक है, और यहीं से अगर मीटर में देखें तो इनकी ऊंचाई दी गई है 3810 मीटर और 3820 मीटर। ठीक है, अगर इनकी उत्पत्ति की बात करें तो चौखंबा शिखर तथा बद्रीनाथ शिखर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इन दोनों की उत्पत्ति किसको माना जाता है? चौखंबा शिखर और बद्रीनाथ शिखर। और यही इन्हें, ये जो शिखर है यही इन्हें गंगोत्री ग्लेशियर श्रृंखला से भी अलग करती हैं। ठीक है, ये जो ग्लेशियर है नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में ये स्थित है। नीलकंठ पर्वत के कौन से भाग में? पूर्वी भाग में ये ग्लेशियर स्थित है। और अगर हम इनकी आकृति की बात करें कि ये कैसा आकार बनाती है, तो ये एक आरामदायक जो कुर्सी होती है उस कुर्सी का आकार जो है इन ग्लेशियर्स से बना हुआ है। ठीक है, और इसी स्थान को क्या कहते हैं? अलकापुरी भी कहते हैं। तो अलकापुरी किसे कहते हैं? ये जो ग्लेशियर हैं आपके कौन से? सतोपंथ और जो आपके खर्क ग्लेशियर है, इसी स्थान को यहाँ पर क्या कहते हैं? अलकापुरी कहते हैं। और इन दोनों के मध्य ही आपका जो बद्रीनाथ धाम है, श्री बद्रीनाथ धाम है, वो स्थित है। ठीक है, तो अलकापुरी किसे कहते हैं? जो आपका सतोपंथ, भागीरथी और खर्क ग्लेशियर है उसका जो स्थान है उनके बीच का, उसको अलकापुरी कहा जाता है। और इन दोनों के मध्य में ही आपका बद्रीनाथ धाम है वो स्थित है। आगे चलते हैं। आगे है गंगोत्री या गौमुख हिमानी भी जिसे कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर। तो ये जो है आपका, ये उत्तरकाशी जनपद में जो चौखंबा पर्वत श्रृंखला है उसके उत्तरी ढाल से प्रारंभ होता है ये ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर अकेला ही नहीं बल्कि इसमें अनेक जो ग्लेशियर है उसके समूह पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो आकार है, इसका आकार एक विशाल हिमखंड का निर्माण करता है। अगर हम इसमें ग्लेशियर की बात करें तो कौन कौन से जो ग्लेशियर, हमने कहा था कि ये अकेला नहीं है, इसमें ग्लेशियर्स का समूह है। तो रतनवन बमक, चतुरंगी बमक, स्वच्छंद बमक, श्री कैलाश, फिर मान पर्वत, सतोपंथ और एक अनाम ग्लेशियर है, उसका मतलब नाम नहीं है। तो इन सबके समूह इसके साथ मिलते हैं। ठीक है, जो आपका गंगोत्री या जो आपका ग्लेशियर है इसके साथ। तो राज्य में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर पूछा जाए तो कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये जो ग्लेशियर है इसकी अंतिम सीमा स्नाउट से 4 किलोमीटर नीचे दक्षिण की ओर गोमुख पर है। ठीक है, और गोमुख से आपकी कौन सी जो है नदी निकलती है? गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी का माना जाता है उद्गम। तो यही भागीरथी गंगा का उद्गम स्थान है। कौन? जो आपका गोमुख है। ये जो ग्लेशियर है ये अत्यंत हिमानी ढाल पर, मतलब ये इसके से जो नदी निकलती है ये अत्यंत सामान्य ढाल पर बहती है। और अगर हम इसके निचले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी के जमाव के जो कारण ग्लेशियर दलदले रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसके एक अलग से टॉपिक की एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जो भूगर्भ वैज्ञानिक है उनके अनुसार ये जो ग्लेशियर है ये प्रति वर्ष 22.23 मीटर खिसक रहा है, मतलब नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, खिसक रहा है तो यानी कम हो रहा है। फिर आगे है आपका पिंडारी ग्लेशियर। तो ये कहाँ का है आपका पिंडारी ग्लेशियर? कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल के कौन से जनपद? बागेश्वर जनपद के दानपुर क्षेत्र में नंदा देवी और नंदा कोट जो शिखर है
उसके उत्तर पूर्व में कौन सा ग्लेशियर स्थित है? पिंडारी ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर है? कुमाऊं मंडल में है। कुमाऊं मंडल के कौन से जिले में? बागेश्वर जिले में। बागेश्वर जिले के कौन से क्षेत्र में? एक दानपुर क्षेत्र है, उसमें नंदा देवी और नंदा कोट जो शिखर है उसके उत्तर पूर्व में स्थित है आपका पिंडारी ग्लेशियर। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 30 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और अगर चौड़ाई की बात करें तो 300 से 400 मीटर तक इसकी चौड़ाई दिखती है। ये जो आपके माउंटेनियर्स हैं, पर्वतरोहण और ट्रैकिंग जैसी जो यात्रा होती है उनको आकर्षित करने वाला ये एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। इस हिमनद का जो उद्गम है वो किससे हुआ है? नंदाकोट जो पर्वतमाला है उससे इसका जो है ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, इस ग्लेशियर का जो पिंडारी ग्लेशियर है, इसके अगर मुख की बात करें तो 6 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर इसके मुख की, और 2.5 मीटर इसकी चौड़ाई है इसके मुख की। अगर ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर का जो मुख है वो बर्फ की मुख पर बर्फ की 3 गुफाएं वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो ग्लेशियर है ये 3 ग्लेशियरों के सहायता से ये ग्लेशियर मिलकर बना हुआ है, और इसके पश्चिमी हिस्से को अगर हम देखें, पूर्वी तथा पश्चिमी अगर हिस्से को हम देखें तो उससे पिंडर नदी भी निकलती है। ठीक है, तो पिंडारी ग्लेशियर से ही आपकी पिंडर नदी निकलती है, और ये किस में मिलती है? अलकनंदा नदी से कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। ठीक है, ये जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर के क्षेत्र में राज्य का जो पुष्प है कौन सा? ब्रह्म कमल। ठीक है, ब्रह्म कमल मिलता है इसी क्षेत्र में, और अनेक प्रकार की जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं। तो ब्रह्म कमल की अगर हम बात करें तो अभी तक हमें कौन से वाले ग्लेशियर के पास मिली? जो पिंडारी ग्लेशियर है। ठीक है, और पिंडारी ग्लेशियर से ही पिंडर नदी जो है वो आपकी निकलती है। पिंडर नदी किससे कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, और इसे कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, अगर आपको याद हो तो। फिर है पर्वतरोहण और ट्रैकिंग के साथ साथ जो पिंडारी है, पिंडारी जो ग्लेशियर है उसको तीर्थ की भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो एक तो पर्वतरोहण ट्रैकिंग के लिए भी ये माना जाता है, और दूसरा किसके लिए? जो तीर्थ है, तीर्थ की मान्यता भी इसे प्राप्त है कि इसी क्षेत्र में पिंडर, विष्णुगंगा, सरस्वती, कामथ, वैंध्य और जो बोधनी नदी है वो यहीं से प्रभावित होती है, इसीलिए इसको तीर्थ की मान्यता भी प्राप्त है। अगर हम नए सर्वेक्षण की बात करें तो नए सर्वेक्षण के अनुसार गत 40 वर्षों में ये जो ग्लेशियर है ये अपने मूल स्थान से आधा किलोमीटर नीचे खिसक गया है। ठीक है, कितने वर्षों में? 40 वर्षों में। ये नए सर्वेक्षण के जो नया सर्वे हुआ उसके दौरान ये देखा गया कि गत 40 वर्षों में ये जो ग्लेशियर है ये इसका जो मूल स्थान है वहाँ से कितना नीचे खिसका है? आधा किलोमीटर। ठीक है, फिर है कफनी ग्लेशियर। कफनी भी आपका किस में है? कुमाऊं मंडल में है। कफनी जो ग्लेशियर है ये बागेश्वर जनपद में पिंडर घाटी के बाएं और सुप्रसिद्ध जो नंदाकोट शिखर है उसके नीचे स्थित है। ठीक है, यहाँ से ब्याली उडियार होकर 12 किलोमीटर का ट्रैकिंग मार्ग है। कफनी ग्लेशियर घाटी पिंडर घाटी की अपेक्षा अधिक चौड़ी है। ठीक है, मतलब अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये पिंडर घाटी से अधिक चौड़ा है, और यहाँ पर जो राज्य का जो वृक्ष है बुरांस, राज्य प्रतीक बुरांस जो है वो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अधिकतम जो बुरांस है, जो राज्य वृक्ष है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? कफनी ग्लेशियर के पास। ठीक है, इसी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। फिर है मिलम ग्लेशियर।
ये पिथौरागढ़ जो जनपद है, पिथौरागढ़ जनपद में त्रिशूली पर्वत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, त्रिशूली पर्वत है, उसके साउथ वाले एरिया में कौन सा ग्लेशियर है? मिलम ग्लेशियर। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो ग्लेशियर है, ये जो गौरी गंगा है उसका उद्गम स्रोत माना जाता है। तो कौन सा? मिलम ग्लेशियर। और किसके दक्षिण में है? त्रिशूली से। और कौन सी गंगा? गौरी गंगा का उद्गम स्रोत यह माना जाता है। तो मिलम को आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? इसमें क्या क्या है? किसके दक्षिण में है? त्रिशूली पर्वत के। ठीक है, तो त्रिशूल किसका होता है? महादेव जी का होता है। और महादेव जी की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? गौरी, मतलब माता पार्वती को गौरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं इनको एक की पॉइंट बना के। ठीक है, तो ये इसी ग्लेशियर से गौरी गंगा का भी उद्गम होता है। ठीक है, कई जो छोटी और बड़ी जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पर मिलकर एक विशालकाय रूप धारण करते हैं। ठीक है, ये कई सारे ग्लेशियर्स मिलकर यहाँ पर एक जो है बड़ा सा ग्लेशियर का रूप धारण करते हैं। अगर यहाँ पे हम बर्फ़ की मोटाई की बात करें तो कहीं कहीं पर अगर बर्फ़ की मोटाई देखें तो 100 मीटर से भी अधिक जो है मोटी बर्फ़ यहाँ पर पाई जाती है। पिंडर नदी की जो सहायक नदी है मिलम, वो भी यहीं से पाई जाती है। तो मिलम ग्लेशियर से ही इसका नाम भी है मिलम। तो ये किसकी सहायक नदी है? पिंडर नदी की। ठीक है, तो पिंडर नदी की सहायक नदी कौन सी है? मिलम। और वो कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से। ठीक है, फिर है मिलम ग्लेशियर जाने का अगर हम पैदल मार्ग की बात करें तो वो कहाँ से शुरू होता है? मुनस्यारी से प्रारंभ होता है। यहाँ से बगडियार, मारतोली तथा मिलम गांव होकर 64 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मिलम ग्लेशियर तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं सुंदरडूंगा ग्लेशियर की। तो सुंदरडूंगा, देखिए गढ़वाली में जो पत्थर होता है, पत्थर को डूंगा कहा जाता है। ठीक है, और इसके नाम से ही ग्लेशियर के बारे में हम जान सकते हैं कि सुंदर मतलब सुंदर ही होता है, डूंगा मतलब पत्थर। ठीक है, तो कैसा? एक सुंदर पत्थर। तो जैसा कि इसका नाम है, नाम से ही सुंदर डूंगर मतलब सुंदर पत्थरों वाली, मतलब सुंदर पत्थरों वाला एक ग्लेशियर। ठीक है, ये जो पिंडर घाटी है, पिंडर घाटी के पश्चिम में ये स्थित है। मयकोटली तथा सुखराम नामक दो आपके ग्लेशियर हैं और इसी घाटी में एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में है। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कौन कौन से हैं? एक तो मयकोटोली और आपका सुखराम, जो सुखराम नामक एक ग्लेशियर है वो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में, और किस घाटी में? जो सुंदरडूंगा घाटी है वहीं पर। ठीक है, इस प्रकार जो इस क्षेत्र में जब पर्यटक आते हैं तो वो एक साथ तीन तीन जो ग्लेशियर है उसकी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से ताराकोट, मृगथुनी, मयकोटली तथा पवाली द्वार के हिम मंडित शिखरों के दर्शन भी होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हिम शिखरों के दर्शन यहाँ पर होते हैं? एक तो तारकोट, मृगथुनी, मयकोटली और पवाली द्वार। ठीक है, इनके दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। फिर है नामिक ग्लेशियर। जो नामिक ग्लेशियर है कुमाऊं मंडल में जो रामगंगा है, पूर्वी रामगंगा नदी के उच्चतम जलागम क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ का जो जलागम क्षेत्र है उसकी जो सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका नामिक ग्लेशियर है वो स्थित है। किसके? रामगंगा, जो पूर्वी रामगंगा नदी है उसके उच्चतम जलागम क्षेत्र में। ठीक है, फिर यह हिमानी अपनी मतलब काफ़ी हार्डनेस के लिए, मतलब यहाँ पर जो पर्यटक है उनको ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाते। ठीक है, तो दुर्हता मतलब होता है हार्डनेस यानी कठोरता के कारण यहाँ पे जो पर्यटक है वो ज़्यादा आकर्षित नहीं हो पाते हैं। तो ये ग्लेशियर जो है पर्यटन के हिसाब से ज़्यादा सही नहीं माना जाता। ठीक है, तो
आज का जो हमारा टॉपिक था ग्लेशियर, वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इस पार्ट में इतना ही है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।